हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायो हंटर में। तो मैं आपका दोस्त चंदन आज आपके लिए लेकर के आया हूं क्लास 10वीं का बिहार बोर्ड का बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो और आपको 21 फरवरी से होने वाले साइंस के एग्जाम में आप अगर अपियर होने वाले हो, तो हमारे द्वारा जो ये बायोलॉजी के कुछ चुनिंदा जो क्वेश्चन लाए गए हैं सारे चैप्टर से, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप बिना स्किप किए हुए इस पूरी वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपकी तैयारी जो है वो खूब ज्यादा मजबूत हो सके और आपके बायोलॉजी के कोई भी क्वेश्चन आपसे न छूटे। तो चलते हैं हम आज के पहले ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव दिया गया है। देखिए, कहता है कि किस जंतु का जो हृदय धड़कन होता है वो अधिक होता है। इसमें से कुछ जंतु के नाम दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है कि निम्न में से किसका जो है वो हृदय धड़कन सबसे ज्यादा होता है। क्या मनुष्य का होता है, गाय का होता है, चूहा का होता है या फिर व्हेल का होता है? इनमें से किसका हृदय धड़कन सबसे अधिक होता है? तो इसमें अगर हृदय धड़कन की अगर हम बात करते हैं तो इनमें सबसे ज्यादा जो हृदय धड़कन होता है वो मनुष्य का, चूहे का जो हृदय धड़कन होता है ये इन दिए गए जंतुओं से अधिक होता है। दूसरा हमारा क्वेश्चन कहता है कि मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या जो है वो कितनी होती है? क्या 23 होता है, क्या 46 जोड़ी होती है, या 23 जोड़ी होती है, या फिर आपका XY होता है? क्या होता है इसमें से आपको बताना है। गुणसूत्र की संख्या पूछा है, सिंपल। तो 23 नहीं होगा क्योंकि हमारे पास 23 जोड़ी होती है। 46 जोड़ी नहीं बोल सकते क्योंकि वो फिर दुगना हो जाएगा, 92 हो जाएगा, जो कि होता नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका गौर नंबर, यानी कि 23 जोड़ी, यानी कि 46 क्रोमोसोम जो है वो हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कहता है कि पौधे भोज्य पदार्थ का संवहन किस रूप में करते हैं? यानी पेड़ पौधे जो है वो भोज्य पदार्थ का संवहन जो है वो किस रूप में करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुक्रोज के रूप में। वो पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण से बनाता है ग्लूकोज, स्टोर करेगा स्टार्च के रूप में, और इसका परिवहन करेगा वो सुक्रोज के रूप में। तो तीनों चीजें आपको अलग अलग ध्यान में रखना है। पेड़ पौधे जो भोजन जो बनाते हैं वो उसमें प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बनाते हैं उसमें बनाते ग्लूकोज है, जमा करते हैं स्टार्च के रूप में, और इसका जब परिवहन करना होता है तो किस रूप में करते हैं? तो सुक्रोज के रूप में करते हैं। अगला हमारा ऑब्जेक्टिव कहता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है वो? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ख नंबर सुक्रोज। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि भोज्य पदार्थ का संवहन किसके द्वारा होता है? यानी पेड़ पौधे में, यहाँ पे पेड़ पौधे की बात कर रहा है। जो पेड़ पौधे जो होते हैं उनमें भोज्य पदार्थ का जो संवहन यानी परिवहन एक जगह से दूसरे जगह जो जाना होता है, पत्तियों के द्वारा जो आपका प्रकाश संश्लेषण के क्रम में आपके जो भोजन बनाया जाए तो उनका परिवहन किसके द्वारा होता है? क्या फ्लोएम के द्वारा होगा, जाइलम के द्वारा होगा, क और ख यानी कि जाइलम और फ्लोएम दोनों के द्वारा होगा, या तंत्रिका तंत्र के द्वारा होगा? किन के द्वारा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्लोएम। फ्लोएम के द्वारा पेड़ पौधे जो है वो अपना भोज्य पदार्थ जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर पाते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे की पत्तियां भोजन बनाती है, लेकिन जरूरत तो शाखाएं तना सबको होती है, तो इसलिए इनका परिवहन होना क्या है? जरूरी है। और ये किसके द्वारा होता है? तो फ्लोएम के द्वारा होता है। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि सही आहार श्रृंखला निम्न में से कौन है? आहार श्रृंखला बोला है कि निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का जो क्रम है वो सही है। आपको इसमें से पहला ऑप्शन देख सकते हैं, पहला है आपका क्या? कीट, कीट को खा रहा है घास, घास को मेढक, इस प्रकार का एक दिया गया। दूसरा कहता है कि घास, मेढक, कीट। तीसरा ऑप्शन कहता है कि वन, हिरण और बाघ, और चौथा ऑप्शन कहता है हिरण, बाघ और घास। इसमें से कौन सा क्रम आहार श्रृंखला के लिए सही हो सकता है? तो अगर सही क्रम की अगर हम बात करते हैं कि निम्न से कौन सा आहार श्रृंखला जो है वो रियलिटी है या फिर एग्जिस्ट करता है हमारे पारिस्थितिक तंत्र में, तो आप देखे होंगे कि जो यहाँ पे वन होता है, वन के अंदर जो आपका घास वगैरह या फिर छोटे पौधे होते हैं उनको कौन खा रहा होता है? हिरण, और हिरण को कौन खा रहा होता है? तो बाघ। इसलिए ये जो आहार श्रृंखला का जो क्रम है वो सबसे अच्छा और सही माना जाएगा। कीट को घास, ये क्रम गलत है। अगर यही रहता घास पहले होता कीट बाद में, तो फिर ये वाला सही हो जाता। तो इस ऑप्शन के हिसाब से आपका ये वाला जो ऑप्शन है वन, हिरण और घास, ये वाला ऑप्शन क्या हो सकता है? सही हो सकता है। इसलिए राइट हमारा आंसर 5 का जो राइट आंसर हमारा होगा वो क्या हो जाएगा? आपका ग नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। अगला हमारा कहता है कि लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? लिंग का निर्धारण यानी कि लिंग के निर्धारण में जनरली सामान्यतः जो आपके 10वीं कक्षा में जो बताए गए हैं उनमें सामान्यतः पूछ रहा है कि लिंग के निर्धारण में कौन मदद करता है? क्या वो ऑटोसोम होता है, क्या वो ऑलोसोम होता है, क्या सभी क्रोमोसोम? क्या सभी क्रोमोसोम लिंग निर्धारण में भूमिका निभाते हैं, या केवल ऑटोसोम, केवल ऑलोसोम, या केवल ऑटोसोम? तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमारे लिंग का निर्धारण जो होता है, ज्यादातर जीवों में लिंग का निर्धारण जो होता है वो लिंग क्रोमोसोम के द्वारा होता है, और लिंग क्रोमोसोम को हम लोग कहते हैं ऑलोसोम, और लिंग क्रोमोसोम को हम लोग कहते हैं ऑटोसोम कहते हैं। तो ऑटोसोम से लिंग का निर्धारण नहीं होगा, जब भी लिंग का निर्धारण होगा तो ऑलोसोम से होगा, जो कि हमारे बॉडी के अंदर, पुरुषों के बॉडी के अंदर XY और स्त्रियों की बॉडी के अंदर XX होता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका ख। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि निषेचन की क्रिया स्त्री शरीर में कहां होती है? यानी जो मादा स्त्री होती है, मानव जाति की जो स्त्री जातियां होती है उनमें निषेचन की क्रिया जनन अंग के किस भाग में होता है? क्या वो गर्भाशय में निषेचन की क्रिया होगी, या योनि में होगा,
या ग्रीवा नाल में होगा या फिर अंडवाहिनी में होगा। निषेचन की क्रिया पूछा है, निषेचन की क्रिया के लिए ज्यादातर जगहों पे आपको ऑप्शन जो मिलता है वो निषेचन नली, लेकिन ये रियलिटी मिलता जुलता हो जाएगा, निषेचन की क्रिया निषेचन नली। तो इसलिए वहां पे कंफ्यूजन कराने के लिए यहाँ पे इसका राइट आंसर के तौर पे क्या लिखा है, अंडवाहिनी, अंडवाहिनी, डिंबवाहिनी, निषेचन नली, फ्लैपियन नली का फ्लैपियन ट्यूब, सारे इसी के नाम होते हैं। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, घर नंबर, यानी कि अंडवाहिनी, निषेचन की क्रिया निषेचन नली, उसी का दूसरा नाम अंडवाहिनी, डिंबवाहिनी, फ्लैपियन ट्यूब, फ्लैपियन नली का, सारे इसी के नाम होते हैं। तो इसलिए हमारा यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, घर नंबर यानी कि अंडवाहिनी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है। ओजोन परत की अगर हम मोटाई की बात करते हैं, ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है, तो डफसन में मापी जाती है। किस में मापी जाती है, डफसन में मापी जाती है। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि ग्रीन हाउस गैस निम्न में से कौन है। ग्रीन हाउस गैस निम्न में से कौन है, क्या वो मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर आपका नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, या इनमें से सभी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन कहता है, एक मिनट, 9 नंबर क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिया था कि ग्रीन हाउस गैस निम्न में से कौन सा है। तो ग्रीन हाउस गैस आपका मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का ऑक्साइड और आपका चौथा ऑप्शन करता है इनमें से सभी। तो इनमें से आप दो ऑप्शन देखना, मेनली कभी भी कंफ्यूजन हो तो दो ऑप्शन देखना, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड देखना, ये आपके ग्रीन हाउस गैस के एग्जांपल होते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन है। यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम के लिए सबसे प्रभावी रंग कौन सा होगा, क्या वो हरा होगा, सफेद होगा, नीला होगा, लाल होगा, क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसका लाल। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा आपका लाल। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि निषेचन के पश्चात अंडाशय की भित्ति किस में बदल जाती है। निषेचन के पश्चात, यानी कि निषेचन के पश्चात जो पुष्प के जो आपके अंडाशय होते हैं, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में नहीं पता चल रहा होगा कि किसके अंडाशय की बात करता है, तो आप ध्यान में रखिएगा। निषेचन के पश्चात पुष्प के अंडाशय, ऐसा एक वर्ड जोड़ लीजिए आप लोग, पुष्प के अंडाशय की भित्ति किस में बदल जाती है। यानी जब निषेचन हो जाएगा तो अंडाशय की भित्ति किस में बदल जाएगी, तो अंडाशय की भित्ति क्या वो बीज में बदलेगी। बीजावरण का मतलब होता है सीड कोट, सीड के ऊपर जो छिलका पाया जा रहा है ना उसको, सीड कोट, या फिर आपका फल, या फिर ईगोमंड, इसमें से क्या होगा। तो आपको पता है कि अंडाशय की भित्ति जो होती है वो निषेचन के पश्चात ज्यादातर पादपों का क्या हो जाता है, वो मोटी भित्ति के रूप में बन जाती है, और जो कि आपका एक फल का रूप ले लेता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फल। यानी अंडाशय की भित्ति जो है वो मोटे और बुद्देदार जब हो जाएगी तो निषेचन के पश्चात वो फल के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, या निषेचन के पश्चात ही फल का निर्माण होता है। अगला कहता है कि दो तंत्रिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है। दो तंत्रिका के मध्य, ये इतनी बार क्वेश्चन रिपीट कर चुका है कि ये तो बोर्ड मॉडल लेके ही चलना है आपको, कि बहुत बार क्वेश्चन इससे आया हुआ है। डेंड्राइट्स कहोगे, एक्सॉन कहोगे, सिनेप्स कहोगे, या फिर श्वान कोशिका कहोगे। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाएगा, डेंड्राइट्स, एक्सॉन नहीं, सिनेप्स। हाँ, इसका राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिनेप्स। ग नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला कहता है कि हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि ये कौन सी है, क्या वो पिट्यूटरी ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, थैलेमस ग्रंथि, या फिर पीनियल ग्रंथि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पीनियल ग्रंथि, जो हमारे मस्तिष्क में ही पाए जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि मानव जनन ग्रंथि निम्न में से कौन है। मानव की जनन ग्रंथि पूछ रहा है कौन सा है। अंडाशय है, शुक्रवाहिका है, वृषण है, और क और ग दोनों है। यानी कि जनन ग्रंथि के बारे में आपसे पूछा है, क्या वो अंडाशय है, शुक्रवाहिका है, वृषण है, और क और ग दोनों है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं तो अंडाशय भी एक प्रकार की जनन ग्रंथि है, और वृषण भी एक प्रकार की क्या है, जनन ग्रंथि है। तो ये स्त्रियों के जनन ग्रंथि या फिर प्रमुख जनन अंग में आते हैं, और ये वृषण जो है वो आपका पुरुषों का सबसे प्रमुख जनन अंग में आता है। तो ये अंडाशय के सबसे प्रमुख जनन अंग और साथ साथ जनन ग्रंथि है, और ये स्त्रियों का आपका प्रमुख जनन अंग और जनन ग्रंथि, और ये आपका पुरुषों का सबसे प्रमुख जनन ग्रंथि है। ठीक है, जनन अंग के साथ साथ जनन ग्रंथि, क्योंकि हार्मोन का भी सिक्रीशन होता है, इसलिए हम इसे ग्रंथि के तौर पर भी इसे हम लोग समझेंगे। ऐसा नहीं कि ये केवल जनन अंग है, इसे जनन ग्रंथि भी समझा जाता है, क्योंकि इससे हार्मोन का स्रावन होता है, इसी वजह से। तो इसका हमारा ऑप्शन राइट आंसर क और ग दोनों हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर हमारा बन जाता है क और ग दोनों। तो टोटल हमने 14 ऑब्जेक्टिव देख लिए हैं, अभी हमें टोटल 6 ऑब्जेक्टिव और देखने बचे हुए हैं। तो आप 15 नंबर ऑब्जेक्टिव देख सकते हो। 15 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या कहता है कि एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन कैसे होता है।
जो छोटे जीव होते हैं, एक कोशिकीय जो जीव होते हैं या निम्न वर्गीय जीव होते हैं, उनमें जो आवश्यक चीजों का जो परिवहन होता है, एक जगह से दूसरी जगह जो आना जाना होता है, किसके द्वारा हो सकता है? इसमें तो जल का पूछा है कि जल का परिवहन कैसे होगा, क्या वह परासरण क्रिया से होगा या विसरण क्रिया या फिर अवशोषण? इसी में से तीन में से कोई एक ऑप्शन आपको बताना है बच्चों। तो ये एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? क्या वो परासरण द्वारा होगा, विसरण द्वारा या फिर अवशोषण द्वारा? तो हम यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, हुआ हम यहाँ पे बता रहे हैं इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका विसरण क्रिया होगा। जो छोटे जीव होते हैं उनमें आपका परिवहन के लिए कोई विशेष तंत्र तो होता नहीं है, तो उनमें जब भी कोई जो चीजों का जो आना जाना होता है वो ज्यादातर कंडीशन में विसरण क्रिया के ही मदद से होता है। तो यहाँ पे हम इसका राइट आंसर क्या बोलेंगे, विसरण क्रिया। यानी एक कोशिकीय शैवाल हो या एक कोशिकीय जीव हो, उनमें ज्यादातर में आपका जल या फिर जो आवश्यक चीजों का जो आवागमन जो होता है, तरल जो चीज में तरल रूप में जो रहता है, उनका विसरण क्रिया के ही मदद से होता है। अगला कहता है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या? वो लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोल है या फिर सूर्य है? तो आपको पता है कि पूरे पारिस्थितिक तंत्र में वायुमंडल में ऊर्जा का जो मेन स्रोत है वो क्या है आपका? हुआ सूर्य है। और सूर्य के बाद ऊर्जा का अगर कोई मेन स्रोत बचता है तो वह है पादप, जो सभी जीव जंतुओं को भोजन देने का काम, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भोजन देने का काम करता है। तो अभी हमें पृथ्वी पर पूछा है, तो सबसे बड़ा आपका ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। अगला कहता है कि कुटपाद किसमें पाया जाता है? अमीबा में, जीवाणु में, पैरामीशियम में, कवक में? किन में? इनमें से किस जीव में आपको कुटपाद देखने को मिलता है? क्या वो अमीबा में रहेगा, जीवाणु में, पैरामीशियम में या फिर कवक में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कूटपाद। अमीबा जो है जब उनके आसपास जब भोजन आते हैं तो वो अपने शारीरिक संरचना में चेंजिंग लाता है और एक आपका कूटपाद का निर्माण करता है और वो भोजन को चारों तरफ से क्या कर लेता है? घेर लेता है। तो उसी संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? कूटपाद कहते हैं। तो कूटपाद का निर्माण किस में होगा? अमीबा में होगा। जब उनके आसपास कोई भोजन जैसी चीजें जब आती है तो वो भोजन को ग्रहण करने के लिए ऐसा एक संरचना बना लेता है जिसको हम लोग कूटपाद कहते हैं। अगला कहता है आवृतबीजी पादपों का लैंगिक जनन भाग कौन है? ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन में अगर ये आवृतबीजी पादपों के बजाय यहाँ पे लिख सकता है पुष्पी पादप, तो हमने जानबूझ करके वो पुष्पी पादप शब्द नहीं लिखे क्योंकि आपके क्वेश्चन आसान बन जाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे एक आवृतबीजी पादप जोड़ लिया क्योंकि इस बार बोर्ड के एग्जाम में मॉडरेट क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसलिए हमने थोड़ा सा चेंजिंग किया है। आवृतबीजी पादपों का लैंगिक जनन भाग क्या होता है? यानी जो पुष्पी पादप होते हैं उनमें लैंगिक जनन भाग आपसे पूछा है, क्या वह जड़ हो सकता है, क्या वो पत्ती हो सकती है, क्या वो शाखाएं हो सकती है, क्या हो सकती है? तो आपको पता है कि जो जनन भाग की अगर हम बात करते हैं, लैंगिक जनन भाग की अगर हम बात करते हैं, तो पेड़ पौधे में या फिर पुष्पीय पादपों में या आवृतबीजी पादपों का जो आपका लैंगिक जनन भाग होगा वो क्या हो जाएगा? आपका पुष्प होगा, क्योंकि इसी के अंदर मादा जनन अंग और नर जनन अंग पाए जाते हैं। वर्तिका, अग्रवर्तिका, अंडाशय, परागकोश, पुंकेसर, पुमंग, ये सब जो भाग आप लोग जो सुने हो, पढ़े हो, वो सारे तो पुष्प के ही अंदर होते हैं ना, इसलिए हम पुष्प को क्या बोलेंगे? पेड़ पौधे का जनन भाग या फिर आवृतबीजी पादप का या पुष्पी पादप का जनन भाग। अगला क्वेश्चन कहता है कि मेंडल का जन्म कब हुआ था? मेंडल का जन्म कब हुआ था? 1884 ईस्वी को, 1894 ईस्वी को, 1822 ईस्वी को और 1992 ईस्वी को। इसका राइट आंसर क्या चला जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1822 ईस्वी को। 1822 ईस्वी को मेंडल का जन्म हुआ था, जबकि 1884 ईस्वी को मेंडल की मृत्यु हो गई थी। अगला हमारा क्वेश्चन कहता है कि खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र मनुष्य में, मच्छर में, कॉकरोच में, ख और ग दोनों में। देखिए खुला परिसंचरण तंत्र बोला है, अगर बंद परिसंचरण रहता तो मनुष्य हो जाता है ना। बड़े वर्ग के जो जीव है, स्तनधारी वर्ग के जो जीव होते हैं, आपके जो पक्षियां वगैरह होती हैं, इन सभी में उनमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, लेकिन जो छोटे जीव होते हैं, कीट वर्ग के जो जीव होते हैं, उनमें जो है वो खुला परिसंचरण तंत्र ही पाए जाते हैं, जिनकी मदद से तरल या रक्त जैसी चीजों का जो है वो आवागमन होता है। इसका राइट आंसर आपका कॉकरोच और मच्छर दोनों हो जाएगा, क्योंकि ये सारे कीट के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका ख और ग दोनों। अगला हमारा क्वेश्चन हमारा कहता है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखा गया था आपका डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? आपका डार्विन के द्वारा। आपने डार्विनवाद के बारे में आपने सुना होगा, या प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास, ये एक थ्योरी थी जिसे किसके द्वारा दिया गया था? डार्विन के द्वारा। डार्विन ने अपने जैव विकास की जीवों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, किस प्रकार अभी जो वर्तमान में जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनका विकास जो है वो पुराने जीव से किस प्रकार हुआ है, इन पर इन्होंने थ्योरी लिखी थी। और वही थ्योरी, उसी मत को उसने जिस पुस्तक में लिखी थी, उसी पुस्तक का नाम रखा गया है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो डार्विन के द्वारा। तो बच्चों हमने टोटल आपके 21 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं।
तो अगर आपको ये हमारा वीडियो जो अगर अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो और आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए अगर महत्वपूर्ण लग रहा है तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसे अपने लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही हम नॉलेजेबल और आपके यूजफुल वीडियो जो है वो हम आपके लिए लाते रहें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।